हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर ऑनलाइन पोर्टल। स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सर्वेइंग स्टार्ट की है जस्ट, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है एक हल्के ब्रीफ हम पहले ले लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था सर्वेइंग सबसे पहले, उसके बाद हमने सर्वेइंग की डेफिनेशन को जाना था। सर्वेइंग की डेफिनेशन के बाद हमने बात करी थी शेप ऑफ अर्थ की। तो बहुत क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी प्राइमरी क्लासिफिकेशन की, सर्वे के प्राइमरी क्लासिफिकेशन की। उसके बाद हमने इसी के अंदर देखा था कि प्लेन सर्वेइंग क्या होती है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होती है, कैसे उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें खासकर आपका स्फेरिकल ट्रायंगल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से था। उसके बाद हमने बात करी थी इसी में कि सेकेंडरी क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से सर्वे का किया जाता है, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में हमने जाना था अकॉर्डिंग टू फील्ड क्लासिफिकेशन, फील्ड ऑफ सर्वे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे को आज हम पढ़ेंगे सर्वेइंग के प्रिंसिपल को और जानेंगे क्या उसकी स्टेटमेंट है, और उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी स्केल्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। तो स्केल का ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर पेपर में आपको एक ना एक क्वेश्चन स्केल से मिलेगा। तो आप स्केल को आज इस तरीके से करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका कोई भी क्वेश्चन स्केल से नहीं छूटेगा। ओके, तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की, सर्वेइंग के सिद्धांत की बात करते हैं। तो जो सर्वेइंग का सिद्धांत है वो है आपका होल टू पार्ट। देखिए बहुत से ऑप्शन आते हैं, वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, होल बाय पार्ट। आपको बस ध्यान रखना है जो प्रिंसिपल है सर्वेइंग का वो क्या कहता है कि आपको जो काम करना है वो कैसे करना है, होल से पार्ट की तरफ। अब मैं पहले इसकी स्टेटमेंट इस यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसकी स्टेटमेंट है, क्या इसका उद्देश्य है और किस तरीके से इसमें काम करते हैं और क्यों इसी को हमने अपना सिद्धांत बनाया हुआ है। तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, तो पहले एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मैं हिंदी में भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसने बोला कि फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट मेजर कंट्रोल, फर्स्ट मेजर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर्ड विद हायर प्रिसाइजन एंड देन माइनर details can be taken with less precision। ओके, तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर इसको समझने के लिए हम यही चीज हिंदी में कैसे बोली है, होल टू पार्ट को बोलते हैं आपका पूर्ण से अंश। कैसे, पूर्ण से अंश की तरफ को। तो हमने क्या करना है कि बाहर से, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ को आना है। तो इसका मतलब क्या है पहले ये देखते हैं। ओके, अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है। सबसे पहले अगर हमने किसी भी, क्योंकि हमने बात कर ही ली है कि सर्वेइंग का मकसद क्या है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना या लोकेट करना। ओके, अब इसने क्या बोला कि फर्स्ट हमने क्या करना है, जो मेजर कंट्रोल पॉइंट है, मेजर मतलब क्या हुआ, मेन, मेजर मतलब क्या हुआ, मेन। लेट अस सपोज ये कोई फील्ड है जहां पर हमने सर्वे करना है। ओके, तो इसने क्या बोला, सबसे पहली स्टेप आपने क्या करनी है, जो इसमें मेजर कंट्रोल पॉइंट है, कौन से कंट्रोल पॉइंट है, मेजर मतलब मेन, तो उनको मेजर करना है, मेजर मतलब मापना है। ओके, हायर एक्यूरेसी के साथ। तो लेट अस सपोज ये मैंने मेजर कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। मेजर कंट्रोल पॉइंट वो पॉइंट है जिसके रिफरेंस में आप और मेजरमेंट को लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग मेजर कंट्रोल पॉइंट को बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ या प्रिसाइजन के साथ मैंने क्या कर
लिया, मेजर कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इन मेजर पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट्स के मदद से अंदर की तरफ को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। और इन पॉइंट्स को आप कम प्रिसाइजन के साथ भी लोगे तो चलेगा। ऐसा बोला किसने, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, तो मैं नाम दे देता हूं यहां पे A B C D E। तो ये तो इसकी स्टेटमेंट है कि सबसे पहले हमने मेजर कंट्रोल पॉइंट को ज़्यादा प्रिसाइजन के साथ मेजर करना है, उसके मदद से जो माइनर बाहर से क्या करना है, अंदर की तरफ को आना है, और जो माइनर डिटेल्स हैं उसको मैं कम प्रिसाइजन के साथ भी नापूंगा तो चलेगा। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपको किस तरीके से काम करा जाता है। अब बात ये आती है, सवाल सबके दिमाग में ये रहता है कि ऐसे काम करना है तो बोल दिया इसने, पर इसका फायदा क्या है, क्यों इसको इसमें ऐसी क्या चीज थी कि जो इसको हमने क्या कर लिया, एक अपना सिद्धांत ही बना लिया कि हमने जब भी काम करना है कैसे करना है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ नहीं, एक A to B वाला जो पार्ट है इसको अलग ले लेता हूं और इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप देखें यहां से मैं क्या कर रहा हूं, A और B वाला जो पार्ट है इसको पर्टिकुलरली लेके क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं। ओके, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। तो किस तरीके से काम करा जाता है। ओके, अब लेट अस सपोज मैंने देखा, मैंने A और B वाला पॉइंट क्या कर लिया, एक यहाँ पे B था और यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, A सेलेक्ट कर लिया। पहले तो ये देख लेते हैं इसको समझने के लिए, अगर मैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट नहीं यूज करता तो क्या होता है ना। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में उसने क्या बोला था, आप कंट्रोल पॉइंट पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद माइनर डिटेल्स को उसके मदद से क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। अब देखें वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में मैंने क्या किया था, पहले A और B को लोकेट किया था, इसके मदद से और मेजरमेंट ली थी। अब लेट अस सपोज मैं क्या करता हूं, एक ही पॉइंट, मैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट से काम नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट A को क्या करता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, A से B की तरफ की क्या करनी है, मेजरमेंट लेनी है। तो लेट अस सपोज मैं यहां से गया, तो मैंने यहां से मेजरमेंट शुरू किया। अब यहां से थोड़ा सा एरर आना शुरू हो गया, जैसे इस पॉइंट। तो लेट अस सपोज यहां पर एरर आया आपका E1, ठीक है। अब यहां पर जब एरर आ गया, अब आप तो क्या कर रहे हो, इसी को रेफरेंस लेके चल रहे हो, फिर आप थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर एक हल्का एरर और आया, फिर आप थोड़ा और आगे गए, एक हल्का एरर और आया, फिर आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पुरानी मेजरमेंट को ही रेफरेंस मान के मेजरमेंट लेते जा रहे हो। तो फिर आपने किया, फिर थोड़ा और एरर आया, फिर आपने और क्या, थोड़ा और एरर आया, फिर आपने और क्या, थोड़ा और एरर। और जैसे ही आप पॉइंट B पे पहुंचे, जो टोटल एरर था, लेट अस सपोज यहाँ पर E1 था, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आया वो E2 था, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा मतलब इतना जो आया एक्स्ट्रा, ये E3 है, यहाँ पर E4 है, यहाँ पर E5 है एक्स्ट्रा, और यहाँ पर E6 है। तो इस तरीके से जो टोटल एरर आया आपने देखा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से आपने, जब आपने उस सिद्धांत का उल्लंघन किया और आपने एक ही पॉइंट को मेजर करके ऐसे लिया, तो आपने देखा जो टोटल एरर था वो क्या हुआ, एक के बाद एक के बाद एक क्या होते गया, जुड़ता गया। अब बात करते हैं, अगर हमने सिद्धांत को फॉलो किया होता, अगर हमने इस सिद्धांत को फॉलो किया होता, तो मैं देखता हूं अगर मैं सिद्धांत को फॉलो करता तो क्या होता। तो लेट अस सपोज अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट यूज कर रहा हूं। तो मैंने देखा, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ने क्या कहा कि सबसे पहले आप क्या कर लो कि कंट्रोल मेजर पॉइंट्स सेलेक्ट कर लो। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम में पहले भी दिखाया था, A और B क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, A और B आपके क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। अब देखें मुझे मेजरमेंट लेनी है, लेट अस सपोज मुझे यहाँ पर इस पॉइंट को लोकेट करना होता, इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना होता है ना। तो मुझे लेट अस सपोज यहाँ पे इस पॉइंट को मेरे क्या करना होता, लोकेट करना होता, या यहीं पर कोई पॉइंट होता इंटरमीडिएट में, इसको मुझे लोकेट करना होता। तो मैं क्या करता, क्योंकि मेरे पास दो जो A एंड B पॉइंट है, मैंने उनको क्या करा है, सबसे पहले हायर प्रिसाइजन के साथ ऑलरेडी नाप चुका हूं। तो अब मैं क्या करता, A से B की तरफ को बढ़ता, तो इधर से ऐसे बढ़ता, तो इस तरीके से अब थोड़ा सा, ऐसा तो है नहीं कि एरर नहीं आता, थोड़ा सा एरर यहाँ पर आ जाता।
पर एट द सेम टाइम मैं क्या होता, बी से ए की तरफ को भी बढ़ रहा होता, तो थोड़ा सा एरर माना यहां पर भी आ गया। फिर यहां पर जैसे ही पहुंचा तो थोड़ा और आगे बढ़ा तो थोड़ा और एरर आ गया, तो यहां पर देखा मैंने थोड़ा और एरर आ गया, और जैसे ही मैं यहां पर पहुंचा तो माना एरर ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ एरर जो आया वो ये आया, दिस वैल्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ एरर। तो आपने देखा जब मैंने इस प्रिंसिपल को यूज किया तो यहां पर क्या हो रहे थे, एरर क्या हो रहे थे, लगातार इकट्ठा होते जा रहे थे, ऐड ऑन होते जा रहे थे। बट अगर वही मैंने जब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को सिद्धांत मानते हुए चला तो मैंने क्या किया, ए और बी को सिलेक्ट कर लिया, और उसके मदद से, क्योंकि ये ऑलरेडी हायर प्रिसाइजन के साथ नापे गए हैं, तो उसके मदद से मैं दोनों तरफ से क्या किया, बाहर से क्या किया, अंदर की तरफ को आया। तो यहां पर देखा मैंने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि यहां पर एरर नहीं आया, एरर तो आएगा ही। ये चीज आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि एरर एक लिमिट होती है, एरर आएगा। ये नहीं कह सकते हो आप कि प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग फ्रॉम वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में आपका एरर 0 हो जाएगा, एरर होगा बट मिनिमम होगा। क्या होगा, कम एरर होगा, लेस एरर। क्या होगा, लेस एरर। तो इस चीज को आपने समझना है। तो इस प्रिंसिपल से आपने इन दोनों को अगर देखा तो इस प्रिंसिपल से आपको यह समझ में आया कि जब मैंने प्रिंसिपल फ्रॉम वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट यूज किया तो इसमें एरर आया, बट जो गलतियों का जमावड़ा है वो लगातार इकट्ठा होने से क्या हुआ, रुक गया। क्या हुआ, रुक गया। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ये नोट बना के क्वेश्चन में भी आता है, ये आप चीज समझ भी गए हैं। 2-3 स्टेटमेंट में आ जाता है कि एरर इज 0, एरर 0 नहीं होगी। ओके, दूसरा ये आ सकता है एक्यूमुलेशन ऑफ एरर कैन बी प्रिवेंटेड, या आपकी जो एरर्स हैं वो लेस आते हैं, बट जो मेन इसका फंडा है इसको यूज करने का वो क्या बोलता है कि इस प्रिंसिपल से इसलिए काम करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, जो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर कैन बी प्रिवेंटेड। क्वेश्चन यही 2 आने हैं, पर बेसिक प्रिंसिपल इसको समझना है। अगर आप समझ पाए इसको बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं कि इस प्रिंसिपल से इसलिए काम किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, एक्यूमुलेशन मतलब जमावड़ा। किसको बोलते हैं, जमावड़ा। तो जो गलतियों का जमावड़ा होता है उसको क्या करा जाता है, बढ़ने से रोका जा सकता है। तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, आप बोलोगे टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा क्यों इस प्रिंसिपल से काम किया जाता है, तो आप बोलोगे बिकॉज विद दिस प्रिंसिपल। आपने देखा यहां पर अगर इस प्रिंसिपल से काम नहीं कर रहे थे तो गलतियों का जमावड़ा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 लगातार बढ़ते जा रहा था। बट यहां पर आपने देखा, आपने क्या किया, अगर इस प्रिंसिपल से काम किया तो आपने इस जमावड़े को बढ़ने से रोक दिया है। तो इस प्रिंसिपल से इसलिए काम किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है कि गलतियों का जमावड़ा बढ़ने से रोका जा सकता है। तो होप ये प्रिंसिपल आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी और किस तरीके से काम किया जाता है इसमें मैंने आपको ये भी समझा दिया। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब पहला प्रिंसिपल तो आपका टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। एक प्रिंसिपल और है इसका जो बोलता है कि हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करना है विथ रेफरेंस टू 2 नोन पॉइंट। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, बस आप इसकी स्टेटमेंट याद कर सकते हैं, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ reference to 2 known point। तो कोई भी 2 नोन पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें क्या करनी है, पॉइंट थर्ड की क्या करनी है, लोकेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये 2 बेसिक प्रिंसिपल है। लेट अस सपोज इसकी मैं अगर बात करूं तो एक आपका पॉइंट P हो गया, एक पॉइंट आपका Q हो गया। तो इसके मदद से लेट अस सपोज यहाँ पे आपको कोई पॉइंट R को लोकेट करना है। तो बहुत से तरीके हो सकते हैं, आप इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं, आप इसको एंगल एक परपेंडिकुलर डाल के भी आप इसको मेजर कर सकते हैं, किसी एंगल के थ्रू भी आप इसको मेजर कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी 2 नोन पॉइंट के रेफरेंस में तीसरे को क्या करना है, अननोन पॉइंट को लोकेट करना है। इस तरीके से काम करने के प्रिंसिपल को हम बोलते हैं टू डिटरमाइन द पोजीशन
ऑफ अ पॉइंट विथ रेफरेंस टू टू नोन पॉइंट। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल है जिसके तहत काम किया जाता है सर्वेइंग में। तो ध्यान दें, पहला प्रिंसिपल जो मेन प्रिंसिपल है, इसी की बात की जाती है, चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ और हो, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, तो ये प्रिंसिपल आपको दोनों ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हैं आगे को टॉपिक के, जो आपका फिर से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बोलूँगा कि हर साल आज की डेट में इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो दैट इज स्केल। उस टॉपिक का नाम है आपका स्केल। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल बने रहे। इस टॉपिक को आप छोड़िएगा मत। आपको हर एक क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटीज या अभी तक के जितने भी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं वो सारे मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो हम बात करते हैं स्केल्स की। ओके, अब देखें स्केल होता क्या है। हमने पहले लेक्चर में देख लिया था कि स्केल जो सर्वेइंग है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। कहाँ पे मेजर करते हैं, फील्ड में। उसके बाद हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं किसी पेपर या ग्राफ में। अब माना मैंने कोई चीज मेजर करी ग्राउंड में, फॉर एग्जांपल 100 मीटर। 100 मीटर मैंने कहाँ मेजर करी, ग्राउंड में। अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो ये डिस्टेंस मैंने ग्राउंड में 100 मीटर मेजर करी है मैं उसको एज इट इज कहाँ प्लॉट कर दूं, आपके पेपर में। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्केल। क्या यूज करते हैं, स्केल। तो स्केल क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई ग्राउंड डिस्टेंस को कहाँ पे प्लॉट करते हैं, पेपर में जाके प्लॉट करते हैं एक सूटेबल स्केल के साथ, दैट इज नोन एज स्केल। ओके, अब अगर मैं स्केल की बात करूं तो स्केल आपके दो टाइप के मिल जाएंगे आपको। पहला किस फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में, आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो पहला होता है आपका कौन सा स्केल, न्यूमेरिकल स्केल। और दूसरा जो आपका होगा वो होगा आपका ग्राफिकल स्केल। दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, ग्राफिकल स्केल। तो इस दो आपको स्केल का मतलब समझ आ चुका है कि क्या कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं कि जब कोई ग्राउंड की चीज को मेजर कर रहे हैं कोई लार्ज पैमाने में, तो उस चीज को हम समझेंगे कैसे। क्योंकि देखें स्केल का बेसिक फंडा क्या है कि आपने मेजर कर ली, ठीक है, आप रिकॉर्ड रख के अपने पास रखेंगे, बट कल को कोई अगर उसको पढ़ना चाहता है तो किस तरीके से पढ़ेगा, उस स्केल की मदद से, या उस पेपर में जो भी आपने स्केल रिप्रेजेंट किया है तो वो चीज उसको हेल्प करेगी उसको आगे समझने में। अब न्यूमेरिकल स्केल होता है एक इसका, और दूसरा होता है आपका एक ग्राफिकल स्केल। अब अगर कहीं पे सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू सर्टेन अमाउंट ऑफ मीटर दिखा रखा, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं ले लूं तो लेट अस सपोज यहां पर अगर मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर लिखता, क्या लिखता, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हुआ है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंटीमीटर इन पेपर इज इक्वल टू सर्टेन अमाउंट ऑफ मीटर ऑन ग्राउंड। तो कभी भी अगर इस फॉर्म में, इस न्यूमेरिक फॉर्म में आपका स्केल का रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। इसको क्या बोला जाता है, इंजीनियर्स। बहुत छोटे छोटे हैं, मैं आपको ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी चीज़ छूटे, बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, पर आपके समय में सब कुछ आएगा, नहीं आएगा तो मेरा नंबर भी नीचे चल रहा है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, पर आपको हर एक चीज़ बारीक बारीक से समझनी है अगर आपको कंपटीशन में खड़ा रहना है। दूसरी चीज़, अब एक तरह से तो न्यूमेरिकली ऐसे दिखाया जाता है, दूसरी तरीके कभी आपने देखा होगा इस फॉर्म में दिखाया जाता है, जैसे 1:1000 या 1:100। तो इस फॉर्म में भी कभी कभी क्या करा जाता है, इस न्यूमेरिकल फॉर्म में भी स्केल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं RF। तो एक ध्यान दें, बहुत सा कंफ्यूज रहता है, RF भी क्या है, स्केल ही है, पर क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ स्केल है। क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ स्केल। और RF का फुल फॉर्म इवन पूछा गया था किसी पेपर में, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो RF का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ओके, तो इवन एक पेपर में इसका फुल फॉर्म भी पूछा था, मैं यहां इधर लिख देता हूं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन।
तो स्केल का मतलब आपको पता चल गया। तो पहला फॉर्म इसको कैसे दिखाया जाता है, न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली भी दो टाइप से दिखाया जा सकता है। इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंटीमीटर इक्वल टू सर्टेन अमाउंट ऑफ मीटर, तो दैट इज इंजीनियर्स स्केल। दूसरा हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, इस रेशियो के फॉर्म में, और इसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो अगर मैं आगे यूज करूंगा, क्वेश्चन आप देखते हो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से ही आते हैं, तो वहां पे आप ये कंफ्यूज मत करिएगा कि ये क्या चीज है, वो स्केल ही है, पर कैसा स्केल है, न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ स्केल है। दूसरा आपका आता है ग्राफिकल स्केल। क्या होता है, ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल सिंपल आपको मैं बता दूं, ग्राफ पेपर्स आपने देखे होंगे, तो ग्राफ में क्या होता है आपने देखे होंगे, इस तरीके से ग्राफ पेपर होता है, उसमें क्या होता है, सर्टेन ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं कुछ सेंटीमीटर्स के, इस तरीके से। ओके, तो अगर इस तरीके से आप किसी ग्राफिकल पेपर में उसको प्लॉट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल स्केल। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल स्केल। तो ग्राफिकल स्केल में क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट क्या करी जाती है, इस ग्राफ पेपर के थ्रू कहाँ दिखाई जाती है, पेपर में दिखाई जाती है। ओके, अब देखें, दो चीज़ तो आप समझ गए, स्केल होता क्या है, किस किस फॉर्म में स्केल अवेलेबल होता है। एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाता है, एक आपका ग्राफिकल फॉर्म में आ जाता है। अब अगर देखें, मैप मैंने अभी लोकेट कर दिया, पर आप देखो बहुत पुराने मैप आप अभी भी पढ़ते हो, तो उनमें एक बड़ी जो दिक्कत आती है वो क्या आती है, अगर हम बहुत टाइम बाद कोई ग्राफ को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, श्रिंकेज आ जाती है। क्या आ जाती है, श्रंक हो जाता है। श्रंक क्या हो जाता है, स्केल। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। क्या हो जाता है, स्केल श्रंक हो जाता है। स्केल क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना। तो न्यूमेरिकल स्केल में क्या होता है आपका, जैसे न्यूमेरिकल स्केल तो क्या होगा, जैसे कोई प्लेन पेपर है, उसमें आपने कोई मैप बना दिया और उसमें नीचे लिख दिया आपने दिस मच सेंटीमीटर इक्वल टू दिस मच मीटर, या रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, तो वो हो गया आपका कौन सा स्केल, न्यूमेरिकल स्केल। अब न्यूमेरिकल स्केल में क्या होता है कि अगर हम बहुत साल बाद इसको क्या करते हैं, मैप दोबारा इस मैप को पढ़ते हैं, तो जो लेंथ होती है आप पेपर में देखेंगे श्रंक हो जाती है। श्रंक मतलब क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। श्रंक मतलब क्या होती है, सिकुड़ना। ओके, तो सिकुड़ने के वजह से क्या होता है, उसमें एरर आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली एरर क्या हुआ कि आपने जो एक्चुअल मेजरमेंट करी थी वो तो आपको डाटा मिल ही नहीं पाया, आपको कुछ और डाटा मिल रहा है श्रिंकेज के वजह से। तो ध्यान देना, न्यूमेरिकल स्केल में श्रिंकेज का इफेक्ट पड़ता है। बट अगर मैं बात करूं ग्राफिकल स्केल की, इसकी बात करूं ग्राफिकल स्केल में, अब देखें न्यूमेरिकल स्केल में हो क्या रहा है, पेपर भी श्रंक हो रहा होगा एक तरह से, पेपर का नहीं तो अंदर की मेजरमेंट क्या हो रही होगी, श्रंक हो रही होगी। बट ग्राफिकल स्केल में क्या होता है, जैसे ये आपका प्लॉट है, ये समथिंग प्लॉट है, तो क्या होगा, जिस रेट से आपका पेपर लेंथ सिकुड़ेगी, उसी रेट से आपका क्या होगा, वो पेपर भी सिकुड़ेगा, श्रंक होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि कौन से स्केल में श्रिंकेज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कौन से स्केल में, आपका ग्राफिकल स्केल में। तो ग्राफिकल स्केल में अगर श्रिंकेज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ग्राफिकल स्केल आपका एक्यूरेट भी होता है। ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज मोस्ट एक्यूरेट, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या आंसर होगा कि ग्राफिकल स्केल इज मोर एक्यूरेट। क्यों 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 होगा मोर एक्यूरेट, क्योंकि श्रिंकेज का इफेक्ट उसमें नहीं पड़ेगा, ड्यू टू लेस इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज। तो इसीलिए ध्यान दें, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव भी बताते जाऊंगा हर टॉपिक के बाद कि आपका ग्राफिकल स्केल क्यों यूज होता है। तो ग्राफिकल स्केल इसलिए यूज होता है क्योंकि उसमें श्रिंकेज का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो आपका ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। तो ये तो बात आई आपकी स्केल की, ये बात किसकी आई आपकी, स्केल की। अब देखते हैं किस किस तरीके से इस स्केल से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो स्केल को अगर मैं अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या उससे नाम दूंगा तो आप कंफ्यूज मत हो, या चाहे मैं इस फॉर्म में लिखूं, चाहे मैं इस फॉर्म में लिखूं, या मैं ग्राफिकल फॉर्म में लिखूं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, केवल और केवल स्केल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्केल की। तो बढ़ते हैं आगे को। अब स्केल या अब मैं अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्योंकि क्वेश्चंस में किस फॉर्म में आता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस के फॉर्म में आता है, उसमें नाम कैसे लिखा रहता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के काफी क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सब हम देखते हैं आगे।
ओके, अब देखें, मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, मैंने देखा कि न्यूमेरिकल स्केल को भी दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था, एक तो इंजीनियर के थ्रू और एक आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के थ्रू। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अगर मैं बात करूँ, जो आपका कहलाया जाता है क्या, RFB, तो इस एक है क्या, ये स्केल ही है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला है आपका मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड या एक्चुअल डिस्टेंस। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो आप बोलोगे इट इज अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल स्केल। व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, तो इट्स फॉर्मूला इज मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस या एक्चुअल डिस्टेंस। अब देखें, मैंने बोला कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि स्केल में आप क्या कर रहे हैं, कुछ सेंटीमीटर को कुछ मीटर से दिखा रहे हैं, या कुछ ग्राउंड की समथिंग डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, मैप में जाके उससे छोटे कैसे प्लॉट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने बोला इट इज द रेशियो ऑफ, सारा कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मूले में है, बस इस फॉर्मूले को अच्छे से समझे। क्वेश्चन के टाइप बहुत बनते हैं पर कॉन्सेप्ट यहीं पर है सारा का सारा। तो आपने बोला इट इज द फॉर्मूला मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस या एक्चुअल डिस्टेंस। अब देखें, क्योंकि इट इज द रेशियो, तो पहली चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि यूनिट क्या होगी, यूनिट इज सेम इन न्यूमरेटर क्या हुआ, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे बड़ी बात है, ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ के चलना है कि यूनिट जो होगी आपकी क्या होगी, सेम होगी न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में। ओके, अब बात आती है इससे क्वेश्चन कैसे होंगे। तो आपने क्या किया, इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करना है सर्टेन अमाउंट ऑफ मीटर ऑफ ग्राउंड, तो लेट अस सपोज मैं आपको एक इंजीनियरिंग फॉर्म में लिख के दे देता हूं। तो अगर एक इंजीनियर फॉर्म में लिखा है, लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। अब मुझे आपसे पूछता है कि आप बताओ इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में किस फॉर्म में, किस तरीके से, या स्केल इसका कैसे लिखा जाएगा। तो आपको देखना है कि सबसे पहले ये लिखा तो किस फॉर्म में है, आपका इंजीनियर्स फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा है, इंजीनियर्स फॉर्म में। अब बात यह आती है कि आप इसको लिखेंगे कैसे। अब देखें, आपको पता है RF अगर आपसे पूछता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का आपका फॉर्मूला क्या है, मैप डिस्टेंस। तो मैप में वो ये आपको दिखा रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस ऑफ मैप इज दैट मच अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पे देखें RF मैप डिस्टेंस, तो मैप में कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बात करता हूं इसी चीज की कहां पे, ग्राउंड पे, तो आपने देखा ग्राउंड पे कितनी है, ये 100 मीटर। क्या है, 100 मीटर है। बट मैंने आपको एक चीज ध्यान रखने को बोला था कि यूनिट जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिखा जाएगा, 1:100 मीटर तो आपने लिख दिया, पर आपको पता है कि ऊपर अगर सेंटीमीटर में है तो नीचे भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कितने जीरो और बढ़े, 2 जीरो। तो ये जो 2 जीरो बढ़े, ये 2 जीरो जब आपके यहाँ पे बढ़े, वो किसके बढ़े, जब आपने मीटर को किसमें चेंज किया, सेंटीमीटर में। तो इसको अगर रेशियो फॉर्म में जैसे दिखाया जाता है जनरली मैप्स वगैरह में, कैसे दिखाया जाता है, 1:100। तो मीटर वाला था 2 जीरो, कैसे दिखा दिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखा आपने 1 रेशियो के बाद क्या है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट सारा यूज यही है, सारा खेल ही इसी का है। तो 1:10,000। तो यहाँ पे आपको ये समझ जाना है कि 1 सेंटीमीटर जो पेपर में है, इसको अगर कहीं पर आपको इस तरीके से लिखा है और आपसे पूछता है कि इसका मतलब क्या है, आप इससे क्या समझे, तो आपको वहां पर समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर आपका पेपर में है वो 10,000, क्योंकि ये यूनिट भी तो आपने चेंज कर दी, 10,000 सेंटीमीटर कहां पे है, मैप में है, या 100 मीटर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, या 100 मीटर है कहां पे, सॉरी 1 सेंटीमीटर जो मैप में है वो क्या है, 10,000 सेंटीमीटर ऑन कहां पे है आपका, ग्राउंड पे, या उसी को मैं क्या लिख सकता हूं, बात तो वही आ गई कि 1000 मीटर। ओके, तो इस चीज को भी आपने ध्यान देना है। तो दोनों चीजें बात एक ही है, अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब ये भी है और इसका मतलब ये भी है।
तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है आरएफ या स्केल को लेके कि मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। देखें कॉन्सेप्ट बस इतना है, बाकी जो भी है वो आपको अपना दिमाग लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक बनते हैं या बने हुए हैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं साथ साथ ले जाके। ओके, तो किसी को कहीं पर हल्का सा भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, पर आपके डाउट के लिए मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, आपके डाउट्स के लिए मैं जगह नहीं छोड़ूंगा। पर आपको इसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ देखना है। आपको जहाँ जहाँ क्वेश्चन फंसाता है, छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें बिल्कुल इजी वे में समझाई जाएंगी, बिना कोई फॉर्मूले को आपको रिमाइंड कराए। आपको फॉर्मूले को याद रटने की जरूरत भी नहीं है, पूरी सर्वे आप बिना फॉर्मूले से कर सकते हो। आपने देखा होगा कंपास सर्वेइंग में भी इतने फॉर्मूले हैं, आपने देखा होगा चेन सर्वेइंग में इतने हैं, लेबलिंग में इतने हैं। तो पूरी सर्वेइंग आप बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हो, बस आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अब देखें क्वेश्चन कैसे आते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ गए हम, आरएफ, अगर कोई आरएफ लिखा रहता है तो आप समझ जाएं आरएफ का मतलब ही क्या है, स्केल है। कैसा स्केल है? आरएफ एक न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ स्केल ही है। ओके, तो वहाँ पर क्वेश्चन आरएफ करके आते हैं, तो आरएफ से आप कंफ्यूज ना हो। अब देखें किस तरीके, और फॉर्मूला क्या हो गया उसका, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। और दूसरी चीज़ आपको बस ये ध्यान रखनी है कि यूनिट्स जो होंगी दोनों तरफ क्या होंगी, सेम होंगी, न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वो कहेगा द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए, 1:1 लाख हो गया। इट मीन्स, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, कोई मैप है जिसका स्केल है 1:1 लाख, तो कहेगा इसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन दे देगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन दे दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। तीसरा ऑप्शन दे दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया ऑल ऑफ दीज। अब ऐसे नहीं करना है कि जल्दीबाजी में ऑल ऑफ दीज मिल गया तो ऑल ऑफ दीज में टिक मारनी है, पहले इसको समझना है। अब देखें, मुझे पता है इस फॉर्म में जब लाया होगा इसने क्या यूज किया होगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दैट इज इसने क्या फॉर्मूला यूज किया होगा कि मैप डिस्टेंस अपॉन आरएफ बराबर, क्योंकि ये सारा किसका फॉर्म है, आरएफ, मैप डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल या ग्राउंड डिस्टेंस, ये यूज किया होगा। अब अगर मैं इसको समझूं तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो 1 किलोमीटर ग्राउंड पे है उसको मैप में कितने से दिखा रखा है, 1 सेंटीमीटर से। तो एक काम करता हूं मैं सबसे सिंपल वे में, बाद में आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप देखते ही इसका आंसर बता दोगे, बट इसको सबसे सिंपल वे में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबको इस फॉर्म में ले आता हूं। तो इस फॉर्म में कैसे ला सकता हूं, जब इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। तो मुझे पता है अगर मैं इसको इस फॉर्म में लाऊंगा तो मैं देखूंगा मैप डिस्टेंस, मैप में 1 है और ग्राउंड में क्या है, 1 किलोमीटर है। ग्राउंड में कितनी है, 1 किलोमीटर। पर मुझे तो पता है, दूसरी चीज मैंने जो ध्यान रखने के लिए बोली थी आपको, यूनिट शुड बी सेम। तो मैं करता हूं 1 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करता हूं। तो मीटर में चेंज करता तो कितने जीरो बढ़ते, 3 जीरो बढ़ते, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर। अब पर ऊपर तो सेंटीमीटर में है, अब मीटर को फिर से आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में चेंज होने के लिए 2 जीरो और आए। तो एक तरह से अगर मैं देखूं 1 किलोमीटर को अगर मैंने सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मेरे को कितने जीरो बनाने पड़ेंगे, 5, क्योंकि 3 जीरो बढ़ेंगे मीटर बनाने में और 2 जीरो बढ़ेंगे सेंटीमीटर बनाने में। ओके, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1:1, 2, 3, 4, 5। तो ये चीज तो सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है, तो ऑप्शन 1 हो सकता है, ऑप्शन 1 हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपने ऑप्शन 1 को चेक करा और छोड़ दिया। अब आपने जाना है दूसरे के तरफ, आपने कहाँ जाना है, दूसरे के तरफ। तो दूसरे में देखें फिर से, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं, 1000 मीटर है, 1000 तो पहले है पर ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर यूज करना पड़ेगा। तो 2 जीरो और बढ़ गए। तो फिर से इसको कैसे लिखा गया, 1:1 लाख। तो इसका मतलब ये चीज इसके तरह ही तो है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है। अब तीसरा देखें, तीसरा तो और इजी है, दोनों यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है। तो इसको तो जब सेंटीमीटर में ही है तो डायरेक्ट लिख ही सकते हैं 1:1 लाख।
तो आपने देखा ये जो है इसके तरह लिखा जा सकता है और ये जो है इसके तरह, तो तीनों चीजें एक तरफ से सेम है, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये तो मैंने क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका टाइप 1। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है। ओके, अब बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। अब क्या करते हैं, टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, टाइप 2। ओके, टाइप 2 जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, या एक्यूरेट स्केल या लेस एक्यूरेट स्केल, इस तरीके से। तो इनमें से किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो किस तरीके से आ सकता है, देखें मैं लिख देता हूं, लार्ज या स्मॉल स्केल, या बोल सकता है कि डिटेल्ड स्केल, या बोल सकता है कि एक्यूरेट स्केल, या लेस एक्यूरेट कौन सा होगा। तो इस तरीके से डिटेल्ड, लेस डिटेल्ड, एक्यूरेट एंड लेस एक्यूरेट, तो ये इन 3 तरीकों में से क्वेश्चन आ सकता है टाइप 2 पे। ओके, तो अब इनको एक एक करके समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बस समझेंगे, जिससे आपके ये सारे क्वेश्चन के डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मैं इसको समझा रहा हूँ। आपने देख तो लिया है स्केल की इंपॉर्टेंस। लेट अस सपोज मैं लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। दो स्केल ले लेता हूँ मैं, 2 मैप। तो मैप ए जिसमें स्केल है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, और दूसरा मैं ले लेता हूँ मैप बी जिसमें स्केल है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर। पहले इसको समझ लेते हैं। इसको अगर आप समझ गए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर इसको आप समझ गए तो सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं पर क्लियर हो जाने हैं। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या है। अभी हम बेसिक चीज़ें, मैंने आपको बोला था बस एक चीज़ आपको पकड़ के चलनी है कि सेंटीमीटर, हाउ मच सेंटीमीटर बराबर हाउ मच मीटर, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। अब आपने यहाँ पर जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो चीज़ पेपर में 10 मीटर है वो ग्राउंड पे कितनी है आपकी, 1 सेंटीमीटर। फिर समझ आ रहा हूँ, जो चीज़ पेपर में 10 मीटर है वो ग्राउंड में कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और मैप बी क्या बोल रहा, जो चीज़ ग्राउंड पे 50 मीटर है वही चीज पेपर में कितनी है, 1 सेंटीमीटर। दोनों की स्टेटमेंट बता रहा हूं। पहला मैप बोल रहा कि 10 मीटर जो ग्राउंड में है उसको 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया है। दूसरा चीज बोल रहा जो 50 मीटर है उसको 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया है, कहां पे, पेपर में। अब देखें मैप ए की बात करता हूं मैं, पहले मैप ए की। अब देखें जो पेपर का 1 सेंटीमीटर फिक्स है वो तो फिक्स है, पहली बात। 1 सेंटीमीटर जो पेपर का है वो ऑलरेडी फिक्स है। अब बात करते हैं पहले मैप की। तो मेरे हाथों को जरा देखिएगा आप। तो पहला मैप क्या कह रहा कि जो चीज देखें ग्राउंड में 10 मीटर है, 10 मीटर इतना हुआ लेटर सपोज, उसको आपने पेपर में कितना दिखा रखा, 1 सेंटीमीटर। ग्राउंड के 10 मीटर को पेपर में कितने से दिखा रखा, 1 सेंटीमीटर। वहीं मैप बी की बात करूं तो मैप बी क्या कह रहा, जो ग्राउंड में 50 मीटर, ऑब्वियसली जो 50 मीटर होगा इससे ज्यादा ही होगा। तो 50 मीटर जो पेपर में है वो आपका ग्राउंड में है वो चीज आपकी पेपर में कितनी है, 1 सेंटीमीटर। दो चीजें हैं, फिर से देखें। पहला मैप कह रहा है जो ग्राउंड में 10 मीटर है, 10 मीटर यहां पर देखें इतना होगा 10 मीटर, वो पेपर में 1 सेंटीमीटर से दिखा रखा, 1 सेंटीमीटर आपका फिक्स है। दूसरा कह रहा जो मैप बी कह रहा वो उसने क्या करा, 50 मीटर को, ग्राउंड के 50 मीटर को मैप में कितने से दिखाया, उसी 1 सेंटीमीटर से। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, देखो कॉन्सेप्ट है ये तो कोई भी बच्चा अगर इस चीज को आप समझ पाए तो आप लोग बता सकते हैं इजीली इन दोनों में से। बस अभी मेरा सवाल ये है कि इन दोनों में से एक्यूरेट कौन सा होगा, इन दोनों में से एक्यूरेट स्केल कौन सा होगा। तो अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए फिर से मैं एक बॉक्स में बना देता हूं। देखें लेट अस सपोज ये आपका 1 सेंटीमीटर का कोई डब्बा है, और सिमिलरली क्योंकि 1 सेंटीमीटर का डब्बा तो फिक्स रहना है, ये आपका 1 सेंटीमीटर का डब्बा है, ठीक है। इसको समझे जरा। तो ये थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है तो इसको बराबर ही बना लेता हूं थोड़ा सा। तो ये दो आपके 1-1 सेंटीमीटर के डब्बे हैं। अब मैप ए में तो क्या किया, इस 1 सेंटीमीटर में ग्राउंड के 10 मीटर है तो इस तरीके से
है ना। तो इस तरीके से उसमें रीडिंग होंगी थोड़ी सी दूर दूर, क्योंकि 10 मीटर को आपने किस में दिखाना है, जो ग्राउंड का 10 मीटर है उसको 1 सेंटीमीटर के डब्बे में दिखाना है। ओके, अब वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 1 सेंटीमीटर का डब्बा है उसमें ग्राउंड के कितना दिखाना है, 50 मीटर दिखाना है। कितना दिखाना है, 50 मीटर। तो इट इज ऑब्वियस कि इस केस में जो रीडिंग्स होंगी वो क्या होंगी, थोड़ी नजदीक नजदीक होंगी। एक तरह से सिंपल समझो, यहाँ पर आपने 50 खांचे बनाने हैं और यहाँ पर आपने केवल 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 खांचे बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर आपने 50 खांचे बनाने हैं तो आपकी रीडिंग्स क्या होंगी, नजदीक नजदीक होंगी। तो ये आप डायग्राम से भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि इन दोनों में आप इजीली रीडिंग किस पे पढ़ पाएंगे, मैप ए पे। मैप ए पे आप इजीली रीडिंग पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो जब इस पे इजीली पढ़ पा रहे हैं तो ये एक्यूरेट भी होगा और ये डिटेल्ड भी होगा। तो पहली बात ये आ गई कि यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता तो इसको ऐसे लिखता मैं 1:1000 और इसको लिखता 1:5000। तो यहाँ पर मुझे सीधी बात समझ में आई है इस डायग्राम को देख के भी और अपने कॉन्सेप्ट को भी देख के कि स्केल ए जो है, स्केल ए जो है ये क्या है, लार्ज भी है, डिटेल्ड भी है, आपको दिख रहा है, और एक्यूरेट भी है। तो ध्यान दें, अभी तो चलो आपको लार्ज का मतलब समझाता हूं फिर से। तो यहां पे ये पता चला कि स्केल ए के बारे में मैं लिख देता हूं कि एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर रीडिंग पढ़ना आपके लिए इतना आसान है, इतने इजीली आप पढ़ चुके हो, तो एक एक बड़ा बड़ा डंडा आप आराम से पढ़ सकते हो। बट यहाँ पर इतने छोटे में आपको एक एक चीज़ें दिखा रखी, तो यहाँ पर आपके लिए इतनी एक्यूरेटली आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि स्केल ए इज एक्यूरेट, और एक्यूरेट है, और दूसरा दिख रहा है क्या, डिटेल्ड भी है। ये भी दिख गया कि इसके कंपेयर में क्या है, इससे ज़्यादा स्केल ए क्या है, डिटेल्ड है। अब देखें, ये चीज मेरी ध्यान दें, जो स्केल एक्यूरेट होता है या डिटेल्ड होता है वही स्केल लार्ज भी होता है। क्या होता है, लार्ज। तो लार्ज से बच्चे बहुत जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि 1 के बाद 1000 देखा, यहां देखा 5000, तो देखते हैं कि 5000 बड़ा है और 5000 में टिक मार के आ जाते हैं। नहीं, आपको ये चीज समझनी है क्या, कि आपको इस चीज को पकड़ना है कि लार्ज का मतलब क्या है, पैमाना किसका बड़ा है, किस स्केल का पैमाना। लार्ज स्केल का मतलब क्या हुआ, पैमाना पूछ रहा है। तो पैमाना फिर से आपको दिख रहा क्या, स्केल ए का बड़ा है। तो मैं यहां पर से 3 चीज कंक्लूड कर सकता हूं। जो स्केल मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि जो स्केल लार्ज होता है वही स्केल एक्यूरेट भी होता है और वही स्केल डिटेल्ड भी होता है, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं बात करूं वाइस वर्सा, तो स्केल बी की अगर मैं बात करूं तो स्केल बी आपका क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेट, लेस डिटेल्ड एंड स्मॉलेस्ट। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, पर इतनी चीज तो बस आपके समझने के लिए थी। पर क्वेश्चन कैसे आएगा ये चीज देखते हैं। हो इसको आप समझ पाए हैं। तो एक्यूरेट का मतलब क्या है, जिसमें रीडिंग बड़ी बड़ी दिख रही, डिटेल्ड भी है और इसका पैमाना भी बड़ा है। तो लार्ज स्केल कौन सा है, ये है। अब देखें यहां पर अगर मैं इन दोनों को फिर से समझता हूं। अब देखो मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। एक ऑप्शन था ए, एक ऑप्शन था बी। ऑप्शन ए में देखा आपने कि 1:1000 था और ऑप्शन बी में देखा 1:5000 था। अब आपसे क्वेश्चन आया, आप बताओ कि कौन सा स्केल लार्जेस्ट है। अब आपको पता है जो स्केल लार्जेस्ट होगा वो एक्यूरेट भी होगा और डिटेल्ड भी होगा, ये भी आपको पता है। तो आप यहां पर से देख रहे हैं, आपने अभी ये चीज तो कंक्लूड कर दी है कि समझ के कि स्केल ए आपका लार्ज, एक्यूरेट एंड डिटेल्ड है। तो यहां पर देखें एक चीज, और जल्दीबाजी, अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, आप ये समझ रहे हैं कि रेशियो के बाद जितनी छोटी टर्म है स्केल उतना बड़ा है। देख रहे हैं ना। तो मैं यहां पर अगर 2 ऑप्शन यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, ऑप्शन ए 1:1000, ऑप्शन बी, सारा कॉन्सेप्ट केवल इससे लेके जाना आपने 1:5000। तो मैं यहां पर साफ साफ देख रहा हूं कि स्केल ए एक्यूरेट है, डिटेल्ड है और लार्ज है। तो सबसे पहले ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि लार्ज स्केल बताओ, स्मॉल स्केल। तो मैं ये देख रहा हूं कि रेशियो के बाद जितनी छोटी टर्म है, ये तो मैं समझ के आया हूं, पर मैं यहां पर सीधे कंक्लूड ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पीड भी तो बढ़ानी है, कि रेशियो के बाद जितनी छोटी टर्म है स्केल उतना बड़ा है। तो मैं सीधे ही भी ये देख एक नजर में भी समझ सकता था कि 1:1000 आपका क्या है, 1000 रेशियो के बाद बोल रहा हूं मैं, एक चीज फिर से पकड़ना, रेशियो के बाद जितनी छोटी टर्म स्केल उतना बड़ा। या अगर इसको मैं आरएफ के फॉर्म में लिखता, देखें आरएफ के फॉर्म में लिखता, ये फिर से ऑब्जेक्टिव आया इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं।
क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आपको चीज़ों को समझाना, कॉन्सेप्ट को समझाना, ये नहीं कि आपने बिल्कुल रट दी चीज़ें। आप कॉन्सेप्ट समझें तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन फंसाना चाहेगा कोई एग्जामिनर, तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन चीज़ों में आप नहीं फंसोगे। अब देखें यहाँ पे देखें RF की बात कर रखी, तो अगर मैं इसको लिखता, कैसे लिखता, 1:1000, 1:1000। अब मैंने आपको बताया ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब ये ऑब्जेक्टिव आया था, किस तरीके से आया था, देखो हमने केवल एक कॉन्सेप्ट समझा 1:1000 और 1:5000 का, और उससे हम सारी चीज़ों को कंक्लूड कर रहे हैं। अब देखें आप यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा वाला जो है वह है 1:5000। ओके, अब देखें सीधी बात है, न्यूमरेटर में जितनी छोटी टर्म होगी ये ओवरऑल इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 आप जितने छोटे टर्म से डिवाइड करोगे ओवरऑल बड़ा होगा। पर अगर इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो RF की वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू में 1000 से 5000 कर देता तो ओवरऑल RF की वैल्यू 1/5000 छोटा आता, और 1/1000 आपका क्या आएगा, उसके कंपेयर में बड़ा आएगा। तो मैं यहाँ से ये सीधा कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो RF की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू मैं घटाऊंगा तो RF की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर मैं इस स्केल और इस स्केल को कंपेयर करता हूं तो आप देख रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और इसमें डिनोमिनेटर छोटा है। तो यहां से दूसरा पॉइंट आपको और मिल गया, मोर द RF, जितना अगर ओवरऑल RF की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। 1:1000 वैल्यू ज्यादा आएगी, 1:5000 की कम आएगी। मोर द RF लार्जर द, ये भी ऑब्जेक्टिव बन गया, लार्जर द स्केल। तो ये मैंने दूसरी चीज कंक्लूड कर दी कि जितना ज्यादा RF होगा उतना लार्जर स्केल होगा, और जहां मुझे लार्जर पता चल गया, मुझे पता है वो एक्यूरेट भी होना है और डिटेल्ड भी होना है। ओके, दूसरी चीज, एक क्वेश्चन जो SSC में आया था उसने बोला था अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो डिनोमिनेटर की अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो RF कम होगा, और RF कम होगा तो स्केल क्या होने लग जाएगा, छोटा होने लग जाएगा। ओके, तो अगर ये भी क्वेश्चन आप ध्यान देना, अगर हम डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये चीज क्या होगी, ओवरऑल छोटी हो जाएगी, तो स्केल भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो इसको लिख सकता हूं लेस द RF आपका लेस द स्मॉलर द स्केल, सीधे हम सकते हैं स्मॉलर द स्केल। तो इस चीज में किसी को अगर कहीं कंफ्यूजन है तो एक बार आप चेक कर लीजिए, ताकि मैं इसको फिर आपको आगे को और समझा पाऊं। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन जैसे SSC में ये पूछा गया था कि विथ इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, अगर मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज करूंगा तो RF क्या होगा, तो RF क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो स्केल क्या होगा, स्मॉल होगा। बस ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो हर तरीके से क्वेश्चन आपको कैसा भी पूछे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि भैया ये लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है, आप ऑटोमेटिकली उसको देख के बता सकते हैं। ओके, अब देखें इस तरीके से क्वेश्चंस में भी आपको कराते रहूंगा, पर ये कॉन्सेप्ट आप लिख के जाइए। ओके, अब और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जैसे चलो इसका एक एग्जांपल मैं आपको करा ही देता हूं, एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। अभी देखो जैसे आप लोग रट के जाते हो कि लार्ज पूछा है, वो स्मॉल पूछने लग गया, तो बात तो सेम होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बोलोगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट, या लार्जर, या कुछ भी, स्मॉलेस्ट, कुछ भी पूछ सकता था। ऑप्शन दे दिए 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, दूसरा दे दिया 1:100, तीसरा दे दिया RF इक्वल टू 1/5000, और चौथा दे दिया कुछ भी दे दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, या 5000 मीटर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया। तो आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जर। अब देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था कॉन्सेप्ट हम समझ गए, हमें सिंपल एक कॉन्सेप्ट पता है, अगर हमको जल्दी स्पीड बढ़ानी है तो रेशियो के बाद जितनी छोटी टर्म उतना
RF बड़ा और उतना ही स्केल बड़ा। तो मैंने वो कंक्लूड भी कर दिया था, मोर द RF लार्जर द स्केल। तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, एक काम करता हूँ, मेरे को जब रेशियो वाली फॉर्म है, आपको बाद में प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी आप देखते बता सकते हैं, बट मैं आपको जीरो से ही ले जा रहा हूँ। तो आप एक काम करें, सबको रेशियो फॉर्म में ही चेंज कर दें। तो मैं रेशियो फॉर्म में चेंज करता हूँ जल्दी जल्दी, अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। 1:50 तो ये हो गया, 20 सेंटीमीटर के बन गए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। दूसरा 1:, ये तो 100 ऑलरेडी है, अब ये भी RF के फॉर्म में, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और चौथा आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 मीटर है, तो इसको लिखूंगा 1:5000 मीटर, तो ये हो गया और 2 जीरो और बोल गए। अब आपसे पूछा है लार्जर, ठीक है, तो आप देखें रेशियो के बाद सबसे छोटी टर्म किसमें है, ऑप्शन बी सीधा। तो ऑप्शन बी आपका स्केल क्या हो जाएगा, लार्जर। आपसे पूछा होता है स्मॉलेस्ट बताओ, तो वाइस वर्सा, जिसके रेशियो के बाद जितनी टर्म बड़ी टर्म स्केल उतना छोटा, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाता, ये स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। और अगर मैं बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल हैज सेम मीनिंग, तो आप देखें स्केल ए, ऑप्शन ए और सी की मतलब सेम ही है एक तरह से, क्योंकि इसमें भी 1:5000 आ रहा और इसमें भी 1:5000 आ रहा। तो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको इसी में बना के दिखा दिए कि स्मॉलर स्केल, लार्जर स्केल और स्केल हैव सेम मीनिंग। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट स्केल, ऑप्शन होगा बी। आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट स्केल, ऑप्शन होगा डी। और आपसे पूछेगा कौन से का सेम मतलब है, ऑप्शन होगा ए एंड सी। और अगर आपसे पूछता है एक्यूरेट, तो आपको पता ही है लार्जर, एक्यूरेट, डिटेल्ड, बात खत्म। ओके, तो होप ये टाइप 2 भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और किस तरीके से वो क्वेश्चन दे सकता है, मिटा रहा हूं मैं इसको, समझ पाए तो आप। और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल एक एक जड़ को छोड़ खोद के जाना है इसकी, आज कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसका। ओके, और किस टाइप से आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आया था, ये IAS का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मे बी SSC में भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या था, किसी इन एन ओल्ड मैप कोई ओल्ड मैप में 1 इंच बराबर 50 फीट दिया है। तो उसने पूछा था इसका मतलब क्या है अगर नए मैप में, या उसने पूछा था कि सेम नया मैप में किसके इक्विवेलेंट होगा। तो ऐसे ऑप्शन आए थे 1 सेंटीमीटर बराबर 600 मीटर, बी आया था 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर, सी आया था 1 सेंटीमीटर बराबर 12 मीटर, या डी आपका नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाए। तो मैं आपको बता दूं ये क्लास जो है हर एक चीज को कवर करेगी, आपके ऑब्जेक्टिव से लेके आपके कॉन्सेप्ट से लेके हर चीज को। अब देखें यहाँ पे, अब मुझे पता है इंच फीट, मुझे इसका ऑप्शन तो बाद में देखूंगा। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो सारे सेंटीमीटर में, तो मैं एक काम करता हूँ इसको एक कॉमन यूनिट दैट इज सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो मुझे पता है 1 इंच किसके बराबर होता है, आपको पता है 2.54 सेंटीमीटर, दैट इज मैं अभी लिख सकता हूँ 2.5 सेंटीमीटर। और 1 फीट की बात करूँ अगर मैं 1 फीट की, तो उसमें होते हैं आपके 12 इंच। ये छोटी छोटी चीजें याद रख लें, 1 फीट में क्या होता है 12 इंच। और 12 सेंटीमीटर की बात करूं तो कितना हो गया 12 इंटू 2.54, दैट इज नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं कि 1 फीट में 30 सेंटीमीटर और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम करता हूं, स्केल की बात है तो दोनों को एक यूनिट में चेंज कर लेता हूं। तो 1 इंच का मतलब कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। और फीट को चेंज करूंगा तो फीट 50 इंटू 1 फीट में कितने मैंने बताए थे 30 सेंटीमीटर, तो इंटू 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 से ये गया कितने बार, 2 बार 20 बार, तो 20 बार ये गया, क्योंकि 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, 20 बार गया। अभी आ गया यहाँ से साफ साफ 1 सेंटीमीटर बराबर 600, क्योंकि यूनिट तो मैं पहले ही चेंज कर चुका हूँ, 3 2 6 और 2 0 और 600 सेंटीमीटर। अब तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन ऐसा कौन सा है, तो 600 मीटर है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखें 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर, अब देखें ऐसे नन ऑफ दीज में ना चले जाए बहुत जल्दी। तो 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने आपको बताया था 6 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर ही तो हुआ। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर, बात तो सेम हुई। ओके, तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया
इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हमारी जो टेस्ट सीरीज है मैं उसमें आपको और अच्छे क्वेश्चन इसमें ऐड करा के दूंगा, जो आपने अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं तो खुद से करना है, बहुत अच्छे छोटे कॉन्सेप्ट। अब एक मैं आपको यूकेपीएससी का जो फिर से मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट समझ गए तो स्केल में कहीं पर भी आपको फंसाने की कोशिश करें आप क्लियर कर लेंगे, और उस क्वेश्चन को आपने देखना है। फिर स्केल के टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी आपको बिल्कुल कमेंट वगैरह में जरूर बताएं। नीचे हमारे कोर्सेज की डिटेल भी है, ऐप है हमारी EM एजू हब, तो सारा उसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो उसको भी आप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करता हूँ एक क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट है, यूकेपीएससी में आया, बहुत बच्चों को सीधे रटा हुआ आंसर भी है, बट मैं वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। द लेंथ, यूकेपीएससी जेई का क्वेश्चन, द लेंथ and width of a field having area 33600 मीटर स्क्वायर। देखें ये क्वेश्चन बहुतों को आंसर पूरा पता भी होगा, पर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल इजी वे में, क्योंकि कहीं भी मुझे अभी तक RF बराबर मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस और यूनिट सेम होती हैं, उससे बाहर नहीं जाना है, बस यही मैंने ध्यान देना है। तो 33600 मीटर स्क्वायर ऑन मैप इज 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द स्केल, फाइंड द स्केल, और ऑप्शन दे दिए थे उसने, और बहुत बच्चों ने गलत मार्क आए थे इसका, 1:400, बहुत जल्दी 1:2000, सी 1:, कुछ भी लिख देते हैं 800, या डी लिख देते हैं नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज सबसे बढ़िया है, मुझे आंसर नहीं भी पता होगा तो मैं नन ऑफ दीज लिख दूंगा, तो एक ना एक तो नन ऑफ दीज तो आ ही जाएगा। देखें अब देखें क्वेश्चन थोड़ा समझें, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि स्केल का मतलब RF का मतलब आपको जब पता है कि मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, तो कहीं भी बाहर आपने नहीं भागना है, आपने केवल इसी कॉन्सेप्ट के अंदर रहना है कि मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, इधर उधर नहीं जाना। अब देखिए इसको थोड़ा समझें, क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड हैविंग एरिया, कोई फील्ड है जिसका एरिया 33600 मीटर स्क्वायर, ऑब्वियस। अब देखिए 33600 मीटर स्क्वायर है, ये कहाँ पे आपका फील्ड पे है। अब सेम चीज आप मैप में नहीं प्लॉट कर सकते, तो उसी के लिए हम क्या लेते हैं, स्केल। अब कुछ स्केल में बनाया होगा, इट इज ऑब्वियस कि इसको क्या किया गया होगा, किसी स्केल पे बनाया होगा, तो आपसे पूछ रहा वही स्केल क्या होगा अगर जब वो स्केल में बनाया तो ये 12 सेंटीमीटर की लेंथ आई उसकी मैप में और 7 सेंटीमीटर की उसकी विड्थ आई, तो आपसे बोला कि इसका स्केल क्या होगा, इसका स्केल क्या होगा। अब देखा थोड़ा सा इसको डायग्राम में समझेंगे। लेट अस सपोज ये कोई फील्ड है बाहर, उसका एरिया दे दिया आपको 33600 मीटर स्क्वायर, गिवन क्या है वो देखें। अब सेम चीज मैं मैप में तो बना नहीं सकता, इसके लिए ऑब्वियसली उसने कुछ स्केल लिया होगा, तो स्केल लिया होगा और वही स्केल मुझे फाइंड आउट करना है ना। तो इसको जब स्केल में बनाया तो ये 12 सेंटीमीटर की बनी रेक्टेंगल आपका, ये 7 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ बनी। तो इट इज ऑब्वियस कि जब लेंथ और विड्थ की बात कर रहा प्लॉट के, तो वो कैसा प्लॉट होगा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा, क्योंकि जब लेंथ और विड्थ की बात हो रही है तो कैसा प्लॉट होगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब देखें एक सिंपल एग्जांपल, मैं एक चीज लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर बराबर, नहीं दिख रहा, मैं एक सिंपल चीज लिख रहा हूं यहां पे, इस चीज को थोड़ा समझेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 100, इधर लिख रहा हूं मैं सेंटीमीटर, सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझे, सिंपल है। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज फील्ड पे 100 सेंटीमीटर है वो पेपर पे कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब मैं बोलूं कि जो पेपर में आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, अगर इसी चीज की बात करूं, अगर मैं बोलूं जो पेपर में 5 सेंटीमीटर होगी वो ग्राउंड में जाके कितनी होगी, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, इसमें आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इससे आप ये समझे कि जो चीज पेपर ग्राउंड में 100 सेंटीमीटर है वो पेपर में कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब मैं बोलूं अगर जो चीज ग्राउंड पेपर में 5 सेंटीमीटर की है वो ग्राउंड पे कितनी होगी, तो ऑब्वियसली कितनी होगी, 500। तो आपने क्या किया, जो भी स्केल था 100 उसको क्या करा, इससे मल्टीप्लाई किया 100 × 5, तो तभी आपका क्या है 500 आ गया।
तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, इस क्वेश्चन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। तो अब देखें यहाँ पर लिखा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिखा है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी बात करूँ अगर मैं, अब मैं अभी ऑप्शन में मिटा देता हूँ, चलो ऑप्शन भी नहीं मिटाते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखें थोड़ा सा इसको समझें, जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती है और हमें निकालनी है तो हम उसको मान लेते हैं x। तो मैं यहाँ पर मानता हूँ लेट स्केल निकालना है, स्केल इज x, क्या मान लेते हैं कि जो स्केल आपका क्या है x है। अब देखें अगर स्केल आपने x मान लिया तो वही चीज़, यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, अगर जो चीज़ 12 सेंटीमीटर पेपर में है वो ग्राउंड पे कितनी हो जाएगी, अगर x का स्केल है तो इंटू हो जाएगा, 12 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, यही चीज आपको समझाई मैंने, 12 इंटू एक्स। सिमिलरली अब जो स्केल होगा वो तो पूरे में होगा, चाहे लेंथ हो चाहे विड्थ हो, है ना। तो वही चीज अगर 7 सेंटीमीटर पेपर में है वो चीज ग्राउंड में जाके कितनी हो जाएगी, 7 इंटू एक्स हो जाएगी। तो 12 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू एक्स। अब एरिया की बात कर रहा तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किसकी बात हो रही है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये एक तरह से क्या मिली, लेंथ ऑन फील्ड, और ये आपको क्या मिल गई, अगर x आपका स्केल है तो विड्थ ऑन फील्ड, और ये आपको कितना गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, 33600 मीटर स्क्वायर गिवन, 33600 मीटर स्क्वायर। पर मैंने आपको फिर से बोला दो चीज आपने याद रखनी है, पहली चीज कि RF का फॉर्मूला क्या है, और दूसरी चीज आपका यूनिट शुड बी सेम। अब यहाँ आप सेंटीमीटर में चल रहे हो तो यहाँ भी आपको किस में चलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो जब मैं मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करता हूँ तो कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे, 10 की पावर 4। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर दोबारा मीटर है तो 100, तो टोटल कितने बढ़ गए, इंटू 10 की पावर 4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो 12 इंटू 7 84, और 84 से ये पूरा आप काटोगे तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सीधा लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बराबर ये 4 इंटू 10 की पावर 4 ये है और 2 जीरो ये है, तो कितना हो गया 10 की पावर 6। पर आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपने तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब एक्स की वैल्यू कैसे निकल पाएगी आपकी, आप जब इसको क्या करोगे, अंडर रूट करोगे। तो अंडर रूट करने के लिए क्या होगा, तो x बराबर 2 का 4 का अंडर रूट 2 और 10 की पावर 6 में से जब अंडर रूट, जैसे 100 का अंडर रूट होता है तो 10, तो ऐसे 10 की पावर 6 है तो उसके आधे जीरो आ जाते हैं, तो 1 2 3, तो x इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ से जो स्केल है आपका आंसर क्या हो जाएगा, B आ जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत बच्चे ये एक्स स्क्वायर नहीं देते, पर ये ध्यान रखना स्केल आपका लेंथ और विड्थ एज वेल एज दोनों में अप्लाई होता है। दूसरी चीज़ फिर से मैं क्वेश्चन में वहाँ फंसाऊंगा अभी जब मैं टेस्ट लूंगा, तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मैप डिस्टेंस मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस है, मैप एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया नहीं बोला, मैप वॉल्यूम अपॉन ग्राउंड वॉल्यूम नहीं बोला, तो इसलिए मैंने इसको एक सिंगल यूनिट डायमेंशन दैट इज डिस्टेंस में कन्वर्ट किया। तो ये सारे क्वेश्चन, बाकी आपके और क्वेश्चन जो वेरिएट होंगे, मैं क्वेश्चन ये एरिया रेक्टेंगल की जगह अगर सर्कुलर दे देता, कुछ नहीं, π/4d स्क्वायर से कंपेयर कर देते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपने पकड़ने हैं। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपका स्केल से रिलेटेड हर क्वेश्चन, RF क्या होता है, न्यूमेरिकल स्केल क्या होता है, ग्राफिकल स्केल क्या होता है, कौन सा स्केल ज़्यादा एक्यूरेट होता है, हर ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, एक्यूरेट, डिटेल्ड और छोटे छोटे क्वेश्चन किस तरीके से, मैं सारा कुछ इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। ये टोटल ही एग्जाम ओरिएंटेड है, चाहे आप कोई सा भी JEE लेवल ले लो, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, इजीली आप स्केल के क्वेश्चन अब कर पाओगे। ओके, तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अपने व्यूज जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे आपका जो नंबर चल रहा है तो इसमें आप पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। ऐप है आपकी EM एजू हब, ये एक ऐप है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो इसमें आपको इजीली मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, EM एजू हब। तो प्ले स्टोर में आपको इसमें सारे और लेक्चर्स, किस तरीके से हम कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हर एक चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे आपको, इसमें कोई नोटिफिकेशन है, सिलेबस है,
वो सारा इसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, टेस्ट सीरीज वगैरह सब इसमें चलती है, तो आप ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाकी जो है आगे, अब आगे और देखें, अभी हम कर रहे हैं जो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग कर रहे हैं। अभी जो आगे हमने क्या क्या पढ़ा, सर्वेइंग क्या होती है, हमने दूसरी चीज़ पढ़ी शेप ऑफ अर्थ के बारे में, जितना आ सकता था मैंने सारा डिस्कस कर दिया आपसे। तीसरा हमने प्लेन जियोडेटिक सर्वे के बारे में पढ़ा, प्राइमरी क्लासिफिकेशन के, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, स्पेरिकल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, ऑब्जर्वेशंस हमने देखी। उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्यों यूज किया जाता है। उसके बाद स्केल से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही टाइम लगा कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन जितने बन सकते थे वो डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन में भी आ रखा, स्केल के टाइप, जैसे उसके क्वेश्चन आ जाते हैं बर्नियर, डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और छोटी छोटी बारीक चीजों को कैसे पकड़ना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास।